देखो अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन। कल हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं ना, उसके बारे में बताया था। तो इलेक्ट्रोड विभव जो है कौन कौन सा होता है, तो एक होता है, हमने आपको बताया था, अपचयन विभव, एक होता है ऑक्सीकरण विभव। इन दोनों का अंतर जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल विभव। तो आप लोग ये समझो, हम ये जानते हैं बच्चों कि कोई इलेक्ट्रोड का अगर हमने आपको बता दिया ई सेल, किसी इलेक्ट्रोड का अगर हमने किसी सेल का अगर हमने सेल विभव बता दिया, और हम जानते हैं सेल विभव कितना होता है, तो सेल विभव हमें मालूम है वो उसका सूत्र होता है ई रेड माइनस ई रेडॉक्स माइनस ई ऑक्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हमने आपको बता दिया बच्चों, इधर ध्यान से समझो, ठीक है। देखो, हम ये इलेक्ट्रोड विभव मापने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये समझिए आप लोग। तो इसमें मान लो कि हमने आपको बता दिया कोई एक बैटरी या सेल है, और हमने बता दिया उसका सेल विभव जो है वो है 50 वोल्ट। कितना है बच्चों? 50 वोल्ट हमने उसका बता दिया सेल विभव है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अब हम आपसे कह दें कि हमने इसका सेल विभव बता दिया इस सेल का कि 50 वोल्ट है, आप हमको ये बताओ कि इसी सेल का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव कितना कितना होगा। तो क्या कभी आप बता पाओगे कि इसका ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव कितना होगा? बता पाओगे क्या? क्या नहीं बता पाओगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू, एक वैल्यू हमने आपको दी है, हमने आपसे पूछ के लिया इसका सेल विभव जो है कितना है, 50 वोल्ट है, और हमने आपसे पूछ दिया इसका ऑक्सीकरण विभव बताओ, अपचयन बताओ। तो आप ये ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ पे कई मान निकल सकते हैं। देखो, ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव हो सकता है 100 वोल्ट, और इसमें से ये हो सकता है 50 वोल्ट, ऐसा हो सकता है। या ऐसे भी कर सकते हो इसको कि चूँकि अंतर इनका सेल विभव का अंतर कितना, सेल विभव कितना 50 वोल्ट है, तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो 75 वोल्ट, और इसको कर दे सकते हो 25 वोल्ट। यानी आप एग्जैक्ट कभी नहीं बता पाओगे कि जो इस सेल का अपचयन विभव कितना है और ऑक्सीकरण विभव कितना है। बात समझ पाए कि नहीं? हमने क्या कहा बच्चों कि यदि किसी सेल का सेल विभव 50 वोल्ट है, तो आप हमको ये बताओ कि उस सेल का ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, अपचयन जो है विभव कितना होगा। तो आप कभी भी अलग अलग नहीं बता पाओगे। उसको बताने के लिए आपको एक और वैल्यू की आवश्यकता होगी। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर ये देखो, आप गणित में पढ़ते हो बच्चों, x माइनस वाई बराबर 50 अगर दे दिया जाए, तो तुमसे क्या अलग अलग पूछा जाए x y का मान निकालो, कभी निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। एक वैल्यू और दी होती तब आप निकाल पाते। यानी हम यहाँ पे अगर ये देते x बराबर 50, x बराबर 0 दे देते, तो तुम y का मान निकाल लेते। ऐसे ही यहाँ पे भी है, देखो सेल विभव हमने आपको केवल दे दिया है, और आपसे पूछ दिया इसका ऑक्सीकरण विभव बताओ और अपचयन विभव बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर हम यहीं पे ये कह देते कि किसी सेल का सेल विभव 50 वोल्ट है, और उस सेल का बच्चों जो ऑक्सीकरण विभव है वो 0 वोल्ट है। कितना है? 0 वोल्ट। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ अपचयन विभव कितना होगा, तो तुम तुरंत निकाल लोगे कि नहीं? हमने क्या कह दिया, ऑक्सीकरण विभव 0 वोल्ट है और सेल विभव 50 वोल्ट है, तो आप बताओ अपचयन विभव कितना होगा, तो निकाल लोगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल लोगे आसानी से। ये वाला मान तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो इसको x मानोगे, इसको उठा के उधर ले जाओगे, तो 50 वोल्ट आ जाएगा। निकाल लोगे कि नहीं? बात समझ पाए कि नहीं? लेकिन यहाँ पे आपको हमने क्या बताया बच्चों कि जब कभी भी ऐसा वैल्यू दे दिया जाए कि सेल विभव का मान दे दिया जाए, ऑक्सीकरण अपचयन का पूछ लिया जाए, तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसी समस्या के निदान के लिए एक चीज़ की आवश्यकता हुई, और वह युक्ति क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड बनाया गया, और उस इलेक्ट्रोड की सहायता से हम ये जो समस्या है कि अगर हमें सेल विभव दे दिया जाए तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव हम अलग अलग कैसे निकालें। बात समझ पाए कि नहीं? तो देखो यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों? किसी सेल का सेल विभव जो होता है, उस सेल के अपचयन विभव और उसके ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। ये बात तो हम जानते हैं। किसी सेल का सेल विभव, उसका अपचयन विभव और ऑक्सीकरण का अंतर का मतलब घटाव होता है। हम किसी सेल का सेल विभव दिए होने पर, देखो यहाँ पे दिया 50 वोल्ट, दिए होने पर उसका ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव का मान अलग अलग नहीं ज्ञात कर सकते। इस समस्या के निवारण हेतु हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी। अब ये क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इसको शॉर्ट में SH बोलते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे ना, इसका S लिया, इसका H लिया, इसका लिया, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SHE। याद रखना आपको, है ना। अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, बात समझना। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप ये समझो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका
इसका जो सेल विभव होता है, बात समझना क्या होता है इसको बच्चा, इसका जो विभव होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये हमेशा मान लिया जाता है इसका विभव कितना होता है, 0। अच्छा, अब आपको बता दिया गया कि किसी इलेक्ट्रोड का सेल विभव 50 है, किसी इलेक्ट्रोड का सेल विभव 50 है, तो आप क्या कर सकते हो, आपसे पूछा जाए बताइए इसका ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, ठीक। तो एक का तुम्हें बता दिया जाए विभव 0। देखो और एक चीज़ समझो कि जो यहाँ पे जो ये तुम्हारा आया हुआ है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको ऑक्सीकरण विभव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और अपचयन विभव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये समझो आप, पहले हम इसका मतलब बताते हैं। जैसे हमने आपको जब डेनियल सेल पढ़ाया था बच्चों, तो डेनियल सेल में जो पहला वाला था जिंक वाला इलेक्ट्रोड, जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था उसका क्या हो रहा था, उसका ऑक्सीकरण हो रहा था। और जो कॉपर वाला सेल था उसका क्या हो रहा था, अपचयन। ये तो बात आप जानते हो ना। तो यानी जिंक वाला जो सेल है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका मतलब इसके पास ऑक्सीकरण विभव होगा और इसके पास क्या होगा, अपचयन विभव होगा। ये बात तो क्लियर हुई कि नहीं, किसके पास, कॉपर के पास, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे बता दें इन दोनों का सेल विभव जो है 50 वोल्ट है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या बता दिया, इन दोनों का सेल विभव, यानी सेल विभव कितना, 50 वोल्ट। तो आपसे पूछा जाए बताओ जिंक का ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, तो क्या तुम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो क्या करेंगे, क्या अगर आपसे पूछ दिया जाए जिंक का ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, तो यहाँ जिंक, ये कॉपर को यहाँ से हटा करके यहाँ पे हम किसको लगा देंगे, SHE को, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देंगे। और जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पे लगा देंगे तो हमें मालूम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विभव कितना होता है, 0। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विभव जब 0 होता है तो हम इसका आसानी से निकाल, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब फिर अगर ज़रूरत पड़े, अगर इसको आपसे कह दिया जाए जिंक का बताओ, जिंक का बताओ, तो जब इसका तुमने निकाल लिया है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इसका तुमने निकाल लिया है, सॉरी जिंक का तुमने निकाल लिया है, अब तुम्हें कॉपर का निकालने के लिए कह दे रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, अब इसको यहाँ पे हटा दोगे और कॉपर यहाँ लगा दोगे, यहाँ पे SHE लगा दोगे, बात समझ रहे हो। तो हम उसका अंतर आसानी से निकाल लेंगे। अभी इसको समझाएंगे तो और समझ में आएगा, क्लियर। तो अब यहाँ तक तो हम ये जान चुके हैं कि अगर एक चीज़, एक युक्ति का मान, एक चीज़ का मान, एक वैल्यू का मान 0 हो जाए और सेल विभव दिया हो तो तुम एक विभव का मान निकाल सकते हो, जैसे रेड, ये ई रेड यानी अपचयन विभव का मान आप निकाल सकते हो, या अगर इसको 0 कर दें तो ऑक्सीकरण विभव का मान निकाल सकते हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब हम जानेंगे कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, उसको पहले हम एक बार देख लेते हैं, फिर इसको हम सेट करके आपको दिखाते हैं अलग कैसे कैसे उसका मान निकाला जाता है। क्लियर, बात समझ में आया। चलो अच्छा, तो देखो अब देख लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड किसका बना सकते हैं हम, किसी धातु का बना सकते हैं। भाई धातु है उसी का तो इलेक्ट्रोड बना पाओगे। जैसे वहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया गया था, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया गया था, तो धातुओं का इलेक्ट्रोड तो बन जाएगा। इलेक्ट्रोड का मतलब आप समझ सकते हो ना, इस तरीके की पतली सी नली है ना, तो उसका तो इलेक्ट्रोड तुम बना लोगे छड़। लेकिन क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन एक गैस है और हाइड्रोजन गैस का उसका छड़ कैसे बनाओगे तुम। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे आपको समझाया गया कि उसका बनाएंगे कैसे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे उसको पढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ये समझ लो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक पतली सी कांच की नलिका चाहिए, खोखली नली चाहिए, ठीक है। और उस खोखली नली के नीचे भी एक सिरा जो है वो खुला होना चाहिए और एक ऊपर सिरा खुला होना चाहिए। और उस नली में हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का एक लंबा सा तार लगाते हैं और वहीं पे नीचे तार पे हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का एक धातु का टुकड़ा भी जोड़ देते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और फिर क्या करते हैं, उस नली के एक सिरे से हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते जाते हैं, एक सिरे से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते जाते हैं। और इस पूरी युक्ति को एक बीकर में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और उस बीकर में जो होता है हाइड्रोजन का लवण का विलयन होता है, जिसे हम HCl कहते हैं, रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। इसको समझते हैं तो और डिटेल में समझ में आएगा। देखो कैसे, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एक गैस है, इस कारण इसका इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता। हाइड्रोजन एक गैस है, इस कारण इसका इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता। परंतु हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड एक युक्ति की सहायता से, एक जुगाड़ है उसकी सहायता से बना सकते हैं। क्या जुगाड़ है वो देखो, एक कांच की खोखली नली में प्लेटिनम धातु, कौन सी धातु लेना बच्चों, प्लेटिनम धातु का तार तथा प्लेटिनम धातु को एक साथ बांधकर, ये देखो प्लेटिनम धातु का तार है, ये वाला देख रहे हो ना ये बच्चों, ये प्लेटिनम धातु का तार है और ये प्लेटिनम धातु है, ठीक। इसको एक साथ हमने बांध दिया और ये कांच की खोखली नली है, ये वाली, ये जो है ये कांच की खोखली नली है, ठीक। एक साथ बांध कर
खोखली नली में प्रवेश करते हैं। किसको प्रवेश करते हैं? तो इसको, प्लेटिनम धातु के तार को। फिर क्या करते हैं? प्लेटिनम धातु अक्रियाशील होती है, मतलब प्लेटिनम धातु जो होती है ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती है, किसी गैस से क्रियाशील नहीं है, किसी से क्रिया नहीं करेगी। ठीक, इस कारण यह किसी से क्रिया नहीं करेगी। फिर क्या लिखा हुआ है? कांच की खोखली नली में ऊपर के सिरे से, कांच की जो खोखली नली है इसके ऊपर के सिरे से, ये वाला सिरे से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस यही में इसी के साथ बनी रहेगी। किसके साथ? प्लेटिनम के साथ बनी रहेगी, लेकिन उसके साथ क्रिया नहीं करेगी। अच्छा, जब वो उसके साथ बनी रहेगी तो ये हाइड्रोजन का पिलर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा, बिल्कुल। अब देखो, प्रवाहित करते हैं, इस प्रकार ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाता है और इस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के लवण के विलयन, हाइड्रोजन के लवण के विलयन अर्थात HCl, हाइड्रोजन का लवण का विलयन कौन है? ये नीचे। ठीक है, इसमें डुबो देते हैं। डुबोने पर यह एक अर्ध सेल की तरह भांति कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चूंकि इसको कहा है तो कुछ मानक कंडीशन होनी चाहिए। और मानक कंडीशन हमने आपको बताया था कि नहीं? एक क्या बताया था? ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। तो उसमें मानक कंडीशन क्या था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 1 वायुमंडलीय दाब था, और एक जो विलयन होता है वो 1 मोलर वाला होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, 1 मोल पर लीटर वाला। तो वही यहाँ पे भी, यहाँ पे तो रखना है कि यहाँ जो गैस जो है हाइड्रोजन, वो 1 वायुमंडलीय दाब तथा HCl विलयन जो है वो कितना होना चाहिए? 1 मोलर सांद्रता वाला। 1 मोलर सांद्रता मतलब 1 मोल पर लीटर वाला। ठीक है, वाला है। तथा ताप जो है, ताप आपको याद रखना है वो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। बात एक ही है। ठीक, इतना होना चाहिए तापमान। तो इस प्रकार जो ये पूरी युक्ति बनी है, इस युक्ति को हम कहेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या किया हमने? बिल्कुल आपको याद रखना है, ये एक बीकर है, इस बीकर में HCl भरा हुआ है, इस HCl में कांच की ये नली है, और इस कांच की नली में ये प्लेटिनम धातु है, प्लेटिनम धातु का तार है, और यहाँ पे भी प्लेटिनम धातु लेपित है। और क्या कर रहे हैं? इधर से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो वो लंबी पिलर के रूप में बन जाएगी, और लंबी पिलर के रूप में जब बन जाएगी तो वो इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगी। और ये पूरी व्यवस्था हमें मानक कंडीशन में करना है। अब मानक कंडीशन क्या होती है? तो तापमान आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, दाब 1 वायुमंडलीय रखना है, और इस विलयन का जो सांद्रता है, इस विलयन का, ये कौन? HCl का, इसकी सांद्रता कौन सी होनी चाहिए? 1 मोल पर लीटर वाली, 1 मोलर वाली सांद्रता होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये मानक कंडीशन पर आपका बन गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात समझ पाए कि नहीं? इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो अच्छा, आप देख लेते हैं। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने देख तो लिया कैसे होता है, अब उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे देखेंगे। ठीक, तो पहले हमें बस ये बात मान लेनी है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो हम 0 हमेशा मानते हैं। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो कैथोड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, एनोड के रूप में। देखो, जो पिछली बार हमने आपको डेनियल सेल बताया था, तो डेनियल सेल में जिंक जो होता था, जिंक, एक तरफ जिंक था इस तरफ, और एक तरफ कॉपर था। बात समझ रहे हो? एक तरफ जिंक का इलेक्ट्रोड था, एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड था। जो जिंक का इलेक्ट्रोड था उसका क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। और उसका ऑक्सीकरण हो रहा था, तो वो कौन सा इलेक्ट्रोड था? कैथोड वाला कि एनोड वाला? तो एनोड वाला था। जिंक का जो सेल था वो एनोड का था, और जो कॉपर का था वो काय का था? कैथोड। तो अब हम यहाँ करेंगे क्या बच्चों? देखो, हमें चूँकि सेल विभव निकालना है, सेल विभव तो हमें मालूम है, दिया है। अब हमें मान लो कि अगर हमें ऑक्सीकरण विभव निकालना है या ऑक्सीजन विभव निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे जब हम इसको SHE को एनोड के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे आपका जिंक लगा था वहाँ पे हम SHE को लगा देंगे। किसको लगा देंगे? SHE को। और दूसरा जो सिरा है उस सिरे में आपका कॉपर ही बना रहेगा। तो ये वाला सिरा कॉपर का है और वो वाला सिरा SHE का है। ठीक, और हम ये जानते हैं, देखो बच्चों, क्या जानते हैं कि इसका जो विभव है, इसका जो विभव आएगा वो तो 0 होता है, वो तो जानते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब देखो होता क्या है, इसको मानक कंडीशन पे रखना है, 1 वायुमंडलीय दाब पे रखना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे रखना है, और इसका HCl जो विलयन है 1 मोलर सांद्रता वाला होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे होगा क्या? तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। क्या हमने आपको बताया? तो जैसे वहाँ पे हम डेनियल सेल में पढ़े थे कि यहाँ से जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ से होते होते हुए कॉपर के पास जाते हैं। तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना, H2। जो H2 से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, ठीक, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो तुम्हारा ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो निकलना है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो तुम्हारा जो H2 है वो काय में टूट जाएगा? H पॉजिटिव में। तो चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 2 H पॉजिटिव बचेंगे, और वो आकर के यहाँ जो विलयन है इसमें जाकर के डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीकरण की मतलब ये तो अभिक्रिया हो रही है जब आपका SHE के रूप में, एनोड के रूप में हम इसका कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो इसमें यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लो बच्चों कि यहाँ पे देखो हमें मान लिया
हमें ये मालूम है कि जो ई सेल विभव होता है, ई सेल विभव होता है वो किसके बराबर होता है, ई रेड माइनस ई ऑक्स के बराबर होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ई रेड ये वाला तुम्हारा कौन सा विभव, कौन सा वाला है ये भाई ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण विभव पर होगा, और ये वाला जो होगा अपचयन विभव पर होगा। तो जब ये ऑक्सीकरण विभव पर यहाँ पे क्या लगा है, SHE लगा है, और SHE का ऑक्सीकरण विभव हो चाहे जो विभव हो वो अभी हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पे इसका मान तो हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं, और इसका मान हो जाएगा ई रेड, ई रह जाएगा ये, ठीक। अब बराबर ई सेल। तो यहाँ से एक निष्कर्ष बच्चों आपको निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा निष्कर्ष, कि जब SHE को एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं, जब SHE को एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं तो सेल विभव जो होता है वो अपचयन विभव के बराबर होता है। बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, तो इतना तो यहाँ तक हमें निष्कर्ष समझान चुके हैं। अब वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पर हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जहाँ पे कॉपर था वहाँ पे हम किसको लगा देंगे, SHE को लगा देंगे, और इधर आपका जिंक है, ठीक। तो यहाँ पे रिएक्शन कॉपर में क्या होती है देखो, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते थे तो कॉपर क्या करता था, यहाँ पे देखो कॉपर प्लस आयन होते थे कि नहीं विलयन में, अब वो स्वागत करते थे उन 2 इलेक्ट्रॉनों का। और यहाँ पे अब कॉपर तो है नहीं, कौन है, HCl है। HCl किस रूप में रहता है, H पॉजिटिव के रूप में रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ आ रहे हैं यहाँ से, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करने के लिए कौन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जाएंगे ना, और 2 हाइड्रोजन जाएंगे, इनका स्वागत करेंगे और मिल करके ये हाइड्रोजन गैस बना देंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही होगी। अब यहाँ पे देखो इसका सेल विभव कैसे निकलेगा, तो हमें मालूम है ई सेल बराबर जो होता है ई रेड माइनस ई ऑक्स। अब यहाँ पे देखो ई रेड ये वाला अपचयन विभव में है भाई, या ये अपचयन विभव इसका होगा कि नहीं, और इसका ऑक्सीकरण विभव होगा। तो इसका अपचयन विभव तो यानी इसका अपचयन विभव तो 0 होगा, तो इसका मान तो हो जाएगा 0, और ये वाला कितना बचेगा, केवल OX माइनस का बचेगा। तो ई सेल बराबर निकालेंगे तो ये किसका बराबर आ जाएगा, माइनस का OX के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, एक निष्कर्ष आपको ये मिल जाएगा कि जब SHE को कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं तो सेल विभव जो होता है वो ऑक्सीकरण विभव के बराबर होता है। तो ये इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से आपको इनको नोट कर लेना है, ठीक, नोट कर लो।